बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज के अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मुख्य अतिथि पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सरदार मनजीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी, चौधरी राम सिंह खुलेरी जी, हरियाणा के इंडिपेंडेंट विधायक चौधरी सोमवीर सांगवान जी, श्री विक्रम रंधावा जी, पूर्व में रहे डीजीपी एमएस मलिक साहब, पंजाब कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अमृत कौर गिल जी और इस कार्यक्रम के संयोजक राम अवतार पलसानिया जी, पीएस कलवानिया जी, आज के इस कार्यक्रम में देश भर से आए हुए जाट समाज से जुड़े हुए सभी मंच पे बैठे हुए सभी साथीगण, विश्व के स्तर से भी आज बहुत सारे अलग अलग मुल्कों से आए हुए मंच पे बैठे हुए सभी आदरणीय साथियों, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने सारी बातें समाज कैसे आगे बढ़े, हम सबको मिलकर के कैसे समाज को आगे और लेकर के जाना है, इसके लिए हमें आपस में चाहे हमारे राजनीतिक रिश्ते ठीक ना हो, लेकिन समाज कैसे आगे बढ़े इसके लिए हमें राजनीति से ऊपर उठ करके सबको एक मंच पे इकट्ठा होकर के समाज को आगे ले जाने में अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। ये सारी बातें मेरे से पहले बहुत विस्तार से बताई गई। गवर्नर साहब ने बहुत खुल करके आपके बीच में चर्चा करी। एक किस्सा भी बहुत बढ़िया सुनाया उन्होंने कि कैसे वक्त में एक मामूली जाट ने जो भेड़ बकरी चढ़ाने का काम करता था, उसने कैसे लोगों को संगठित किया, कैसे मुसलमान से लड़े, कैसे अपनी कौम को उन्होंने बचाने का काम किया। उनकी अगली पीढ़ी ने उन्हीं से शिक्षा लेकर के कौम को हमेशा आगे बढ़ाने में बड़ी जिम्मेवारी निभाई। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी सारी बातें आपके सामने रखी। मेरी ख्याल अब कोई ऐसा इशू है नहीं कोई बचा हुआ जिस पे कोई चर्चा की जा सके, लेकिन मुझे मंच पे बुलाया गया। मैं विशेष रूप से पलसानिया जी का, कलवानिया जी का आभारी हूं कि उन्होंने आज मुझे आपके बीच में बुला करके आप सब लोगों से रूबरू होने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं। साथियों, शिक्षा की बात चली, बिजनेस की बात चली कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, हमें बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। विदेश से आए हुए एक मेरे साथी ने, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत लंबे समय से मेरा उनसे रिश्ता रहा है, उन्होंने भी थोड़े समय में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कैसे आज हम 50-50 लाख रुपया खर्च करके
अमेरिका के बॉर्डर के साथ लगते हुए मुल्क है उनका वीज़ा लेकर के कैसे अमेरिका में एंट्री हो, उसके लिए जहाँ पैसा खर्च करते हैं वहाँ कई दफ़ा ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं कि जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वो अपने मुकाम तक पहुँचने से पहले परमात्मा को भी प्यारे हो जाते हैं। बहुत मुश्किल तरीका है। उन्होंने जो बताया कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करके, पढ़ा लिखा करके, अच्छी डिग्रियां दिला करके इस योग्य बनाना चाहिए कि वो कम से कम जब विदेश में जाना चाहे तो उनकी डिमांड हो वहाँ पे कि उनको वहाँ की कंपनियां स्वयं यहाँ से वीज़ा ले करके उन मुल्कों में जॉब दे। बात बहुत बढ़िया थी और उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस लायक बच्चे बनाने चाहिए कि हमें यहाँ पे भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जहाँ हमें एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, वहीं उसके साथ साथ समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको भी दूर करने के लिए हमें आपस में मिल बैठ करके फैसले लेने चाहिए ताकि हमारा समाज भी और आगे बढ़ सके। हमारा समाज जो है, जाट जो है विशेष करके, उसने हमेशा दूसरे की मदद में आगे बढ़ने का काम किया है। मैंने बहुत सारे ऐसे इत्तेफाक देखे हैं जब कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता है तो हमारी कम्युनिटी के लोग जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके ना केवल मदद करता है बल्कि वो इस तरह से मदद करता है कि जैसे उसके खुद के अपने किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो रही है और कैसे वो उसकी मदद करे, वो अपना सब कुछ दांव पे लगा करके भी दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। अभी बात चल रही थी चौधरी छोटू राम की। चौधरी छोटू राम जब पंजाब के अंदर मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कैसे किसान कौम को मजबूत किया जाए, कैसे किसान को ताकत मिले, उसके लिए जहां किसान को एक नारा दिया था, वहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। उस फैसले का जिक्र मेरे ख्याल मेरे आने से पहले किसी ने किया होगा तो अलग बात है। एक बार किसान के खेत के गेहूं पक करके तैयार हो गई थी, वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे और उस वक्त के कोई गवर्नर जो थे, उन्होंने चौधरी छोटू राम को बुला करके कहा था कि हमें किसान की सारी गेहूं जो है इस मूल्य पे चाहिए। 1 रुपया शायद बढ़ाया गया था और चौधरी छोटू राम ने कहा कि अगर आप 1 रुपया बढ़ा करके किसान से गेहूं लेना चाहोगे तो फिर आप किसान के साथ जो है जबरदस्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका भाव बढ़ाओ ताकि मैं किसान को इस बात के लिए राजी कर लूं कि वो अपनी फसल आपको दे। लेकिन वो गवर्नर जो था अहंकारी था, उसने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और उसने कहा कि अगर इस तरह से नहीं दोगे तो फिर हमें आपसे कैसा बर्ताव करके गेहूं लेनी है
वो फिर हम अपने आप फैसला करके ले लेंगे। चौधरी छोटू राम ने कहा कि पहले तो मैं सोच सकता था, लेकिन अब तो अगर भाव नहीं बढ़ाओगे तो मैं किसान को इस बात के लिए तैयार कर लूँगा, वो खड़ी फसल को आग लगा करके अपनी गेहूँ सारी की सारी खेत में जलाने का काम कर लेगा, लेकिन आपको नहीं देगा। और आखिर उस अंग्रेज को झुकना पड़ा, गेहूँ के भाव बढ़ाने पड़े और किसान को चौधरी छोटू राम ने एक बड़ी ताकत देने का काम किया था। आज हम इसीलिए तो अपनी जितने भी तस्वीरें आपके सामने ऊपर लगी हुई है, इन सबको इस बात के लिए याद करते हैं कि इन सब ने अपने राजनीतिक जीवन में कोई ना कोई अहम फैसले जरूर लिए थे, जिसकी वजह से आज ये हमारे लिए पूजनीय है। आज हम इनको याद करके आज भी हम इनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। इनके ऊपर लिखी जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो हिस्ट्री है इनकी, उससे भी आज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सबसे बड़ी जरूरत है हमें इकट्ठा होने की। पिछले साल जयपुर में भी इसी तरह का एक सम्मेलन था और मुझे उस सम्मेलन के अंदर बुलाया गया था। जब मुझे आमंत्रित किया गया बोलने के लिए, समय का अभाव था। उस वक्त वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत साहब, जो आज भी मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उनके यहाँ पे एक विवाद चल रहा था, उनकी सरकार में बैठे लोग उनका विरोध कर रहे थे और इस किस्म की चर्चा थी कि किसी भी दिन इनकी सरकार जा सकती है। लेकिन उन्होंने अपनी सरकार को अपनी मैनेजमेंट के माध्यम से बचाने का काम किया था। जब उनकी सरकार बच गई थी तो प्रेस के लोग जब उनके पास गए, उनसे एक इंटरव्यू लिया तो उनसे पूछा कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा है, कौन सा जादू है आप में, जो आपने सरकार को बचाने का काम किया। बड़ी हैरानी की बात थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं सैनी समाज का अकलौता व्यक्ति हूं, माली समाज का अकलौता एमएलए हूं और मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री हूं। जब मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं तो फिर सरकार चलाना और सरकार को मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। और वहां पे बहुत सारे जो है जाट समाज के मेंबर पार्लियामेंट, विधायक और जाट समाज के प्रमुख लोग जो थे वो आए हुए थे, मंच पे बैठे थे। मैंने उनसे कहा था कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी आबादी 27% से ज्यादा राजस्थान में है और 27% से ज्यादा आबादी वाली और कोई कौम राजस्थान में नहीं है। ना राजपूत है, ना मीणा है, ना गुर्जर है। वहां ये 4 बड़ी जातियां हैं। इनमें सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो वो जाट हैं। और मैंने कहा ये अशोक गहलोत ने जो इंटरव्यू में बात कही है, ये आपको चैलेंज किया एक तरह से कि 27% वाले भी जो हैं उन पे भी मैं आज राज कर रहा हूं। मैंने कहा आप इकट्ठा हो, राजनीति से ऊपर उठ करके कैसे जाट कौम इस प्रदेश में सत्ता में आए, इसके लिए आप अपने मतभेद भुलाओ और इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़ो, ताकि आने वाले समय में कोई दूसरा व्यक्ति इस किस्म के छिटा कसी आपकी कौम पे ना कर सके और आप अपनी ताकत के साथ इस प्रदेश पे अपना मुख्यमंत्री बना करके साबित करो कि हम एक हैं, हम ताकतवर हैं, हम वो लोग हैं जो केवल अपनी अपनी कौम के साथ नहीं बल्कि गांव के अंदर जो 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा भाईचारा कोई अगर मजबूत करने का काम करता है तो वो जाट कौम के लोग करते हैं। आप किसी गांव का उदाहरण ले लो, अगर किसी गांव के अंदर, जाट के गांव के अंदर किसी गरीब के घर में कोई अनहोनी हो जाती है, सबसे पहले जाट जाति के लोग उसके दरवाजे पे जाकर के खड़े होते हैं और उससे जाकर के कहते हैं
कि जो हो गया उसको तो हम वापस नहीं करवा सकते, लेकिन हम तेरे साथ हैं। आगे तेरे को किसी किस्म की परेशानी ना आए, इसके लिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तेरे साथ खड़े होकर के तेरी मदद करने में जो हमारी जिम्मेवारी होगी उसको निभाने का काम करेंगे। हम तो भाईचारे को मजबूत करते हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भाईचारे को तोड़ने में हर तरह के अच्छे हथकंडे अपनाने का काम करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह बैठे हैं, हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण को लेकर के बहुत लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि जैसे राजस्थान के अंदर बैकवर्ड क्लास के अंदर जाट को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जाट को आरक्षण दिया गया, उसी तरह हरियाणा में भी 10% जाट को आरक्षण दिया जाए। जाट को नहीं, उसके साथ 4 और कौम भी जोड़ी गई थी, जिसमें बिश्नोई था, जिसमें रोड था, जिसमें आपके जाट था, त्यागी था। इन सब के लिए मांग करी थी और बहुत लंबे समय से सत्ता में बैठे लोग जो है ये आश्वस्त कर रहे थे कि हम आपको आरक्षण देने का काम करेंगे, लेकिन हमें आरक्षण देने की बजाय आंदोलन करने वाले जो नौजवान बच्चे थे उनके ऊपर रात को निहत्थे जो बैठे थे, पुलिस से गोलियां चलवा करके एक दिन में 32 लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। 32 बच्चे हमारे मरवाए गए और 32 बच्चे मरवाने के बाद जब जाट समाज के लोगों ने इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी संयम के साथ काम लेकर के नए सिरे से धरना दिया, जसिया में जाकर के नए सिरे से उसकी मांग उठाई, तो मैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह एक मंच पे इकट्ठा थे। आज हमारे सामने देवव्रत जी अभी एक बात कह करके गए थे कि चौधरी छोटू राम ने 2 नहीं 3 बातें कही थी। एक तो चौधरी छोटू राम ने कहा था कि ये भोले किसान तू बोलना सीख ले, और दूसरा उन्होंने कहा था कि अपने दुश्मन को पहचान ले। तीसरा उन्होंने ये भी जोड़ दिया साथ में कि अब जाट कम्युनिटी को जो है विरोध करने की बजाय सरकार में कैसे हिस्सा हो उसके लिए सरकार के साथ जुड़ना सीख ले। उनका इशारा सीधा सीधा था कि मौजूदा जो सरकार है देश में या प्रदेश में, हमें उसके साथ चलना चाहिए। देवव्रत जी गुजरात में रहने लग गए, हरियाणा में होते तो उनको पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब तो चले गए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो बैठे होते और मैं उनके सामने सारी बातें कहता। हैरानी की बात है, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाती है। हमें चाहे कोई भी आंदोलन हो, अगर हम उस आंदोलन का हिस्सा होते हैं, यहाँ पे जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन के अंदर भी हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ तक भी कहा था कि किसान आंदोलन नहीं है, ये जाट आंदोलन है। हमें तो उसमें भी अलग थलग करने की कोशिश करी गई, हमें अलग थलग करने की कोशिश की जाती है और हमें ये सिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि हमें इस सरकार के साथ चलना चाहिए। हमें तो ये सीखना चाहिए अब कि हमारी अपनी सरकार कैसे बने। हम 30% है, हम किसी के पीछे नहीं लगना चाहते। कोई हमारे पीछे लगे तब जा करके आप ये मान के चलो हम 30% वाले, किसी 5% 10% वाले के पीछे लग करके क्या अपनी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं? कमजोर करना चाहते हो क्या आप लोग? हाँ, तो हमें तो कैसे हमारा राज बने, कैसे हम सत्ता में आए, कैसे हम अपनी सरकार चलाएं। हमारे से पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं। पंजाब के लोगों ने कभी भी ऐसा फैसला नहीं होने दिया कि वहां जट सिख के सिवाय कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर बन जाए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं उनका। इससे पिछला जो चुनाव था पंजाब के अंदर, उस वक्त भी इस किस्म के हालात थे, इस किस्म की चर्चा थी कि आप पार्टी सत्ता में आएगी, और उस वक्त में केजरीवाल ने किसी का चीफ मिनिस्टर का नाम तय नहीं किया था। उसकी नीयत यह थी कि दाव लगे कहीं ना कहीं तू पंजाब का चीफ मिनिस्टर बने।
पंजाब के जो जट सिख मतदाता थे उसको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर गलती से भी आप पार्टी को सत्ता में ले आए तो फिर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, फिर तुम्हारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। इसलिए उन्होंने बादल साहब को वोट देने की बजाय कांग्रेस को वोट देकर के अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया था कि नहीं बना दिया था। अब की बार जो है भगवंत मान का जब नाम आ गया था तो फिर वहां के जो मतदाता थे वो कांग्रेस से भी परेशान हो चुके थे और वो अकाली दल को भी सत्ता में नहीं लेकर आने देना चाहते थे। बावजूद उसके उन्होंने, क्योंकि भगवंत मान का नाम आ गया था, एक जट सिख का नाम आ गया था, इसलिए उन्होंने आप पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया। सत्ता में कैसे आओ इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए। हम सबको उसको कौन आपकी ताकत बन सकता है, कौन आपको आगे बढ़ा सकता है, कौन आगे लेकर के जा सकता है। हम चौधरी छोटू राम को क्यों याद करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि चौधरी छोटू राम जब सत्ता में थे तो उन्होंने आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत अच्छे फैसले लिए थे, इसीलिए याद करते हो ना। चौधरी चरण सिंह को हम क्यों याद करते हैं? उन्होंने किसानों की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी पैरवी करी, प्रधानमंत्री के पद पे रह करके अच्छे फैसले लिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। चौधरी देवीलाल को भी आज हम इसीलिए याद करते हैं कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने 10,000 रुपये तक के कर्जे पूरे देश के किसान के माफ करवाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। उन्होंने पेंशन जैसी योजनाएं लागू करी थी जिससे आज पूरे देश के लोगों को लाभ मिल रहा है। हर बुजुर्ग को एक सम्मान पेंशन देने का काम किया था, इसलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। जितने भी हमारे किसान लीडरशिप जो रही है उसको इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेकर के सिर्फ एक ही बात आपसे आखिर में कहना चाहूँगा कि हमें अपने समाज को आगे ले जाने के लिए सबको मिलजुल करके राजनीति से ऊपर उठ करके समाज के हित में जो फैसले हैं वो हर हालत में लेने चाहिए। और उसके लिए कोई भी व्यक्ति अगर पहल करे और मेरे जुम्मे कभी भी आने वाले वक्त में कोई इस तरह की जिम्मेवारी लगाए कि समाज के लिए हम ये फैसला लेने जा रहे हैं और आपको इसके लिए कोई स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तो मैं बिना किसी झिझक के अपना स्टेप डाउन करके भी समाज को कैसे ताकत मिले, समाज कैसे आगे बढ़े, उसके लिए मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं एक बार फिर जो है आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी संख्या में आकर के आज जो है ये मैसेज दिया है कि अब जाट समाज जो है वो आने वाले समय में बहुत सी चीज़ों को आज समझ चुका है और आने वाले समय में हम फिर इकट्ठा होकर के कोई अच्छा फैसला ले जिससे हमारा समाज बढ़े, हमें राजनीतिक ताकत मिले, हमारी राजनीतिक पहचान बढ़े, हमारी व्यापारिक पहचान बढ़े, हमारी सोशल पहचान बढ़े और लोगों के मन में हमारी कौम के प्रति एक विश्वास बढ़े। और उसके लिए हम कोई छोटे मोटे विवाद मतभेद उनको भूल करके हमें मजबूती के साथ इकट्ठा हो, ये मैं कामना करता हूँ। और एक बार पलसानिया जी का और कलवानिया जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे आपके बीच में बुला करके आपसे रूबरू होने का जो मौका दिया उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। बधाई देता हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी। नारे लगाने से कोई आगे नहीं बढ़ता, आगे तो तब बढ़ेगा जब तुम सब लोग बढ़िया फैसला करोगे, हैं? तो मैं जितने भी महानुभाव यहाँ आए हुए हैं इन सब का अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से जो विदेशों से आए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाल करके अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। इसके लिए आप सब आभारी हैं। आप इतने सारे लोग आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद।